नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार को संबोधित किया। इस सेमिनार का विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को मुख्यधारा में लाना था। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आम जनजीवन से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी की दिशा में प्रेरित करने पर बल दिया। जब पूरा विश्व साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के बल पर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नया इनोवेशन हो रहा है, ऐसे समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को मुख्य धारा से जोड़ने का आज का ये विषय अत्यंत प्रासंगिक और जो आज की नीड ऑफ आवर समय की जो आवश्यकता है, मैं इस अत्यंत और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए द पायनियर समाचार पत्र समूह और उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। और मैं ये देख के मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे प्रिय बच्चे, छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और उससे भी अच्छा मुझे क्या लग रहा है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये कार्यक्रम में औपचारिक रूप से सम्मिलित नहीं हुए हैं कि किसी कार्यक्रम में आए हों और बैठे हों। मैं उनकी जिज्ञासा देख रहा हूँ, टकटकी लगा के यहाँ के जो वक्ताओं के वक्तव्य हो रहे हैं उसको सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम उत्तराखंड को विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनेक सुझाव और नई संभावनाएं लेकर आएगा। भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया एक नए दौर से गुजर रही है और एक ऐसा दौर जहां किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति केवल उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की जो क्षमता है उससे निर्धारित होती है। और ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान को केवल लेबोरेटरी और बुक्स तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे उसको जोड़ा जाए, कैसे उसका अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, यह आज की आवश्यकता है। और जब विज्ञान आम जन के जीवन को आसान बनाएगा, सुविधाजनक बनाएगा, उसके समय को कम करेगा, उसकी चुनौतियों को आसानी से उसका हल देगा, तो सच में इसका वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा। और इसी सोच के साथ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्तराखंड केवल नई तकनीकों का उपयोग करने वाला राज्य न बने कि नई टेक्नोलॉजी आई है हम उसका उपयोग करें, बल्कि हमें भी रिसर्च, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी विकास का एक सशक्त केंद्र के रूप में हम उभरें। क्योंकि हमको आज प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जहां हमारे पास एक 70-71% यहाँ की हमारी वन संपदा हमारे पास है। गंगा, यमुना जैसी सदा निरा नदियों का उद्गम स्थान यहाँ है। हिम ग्लेशियर यहाँ पर हैं, एक से एक देव स्थान है, इतने सारे जल के स्रोत हैं। गंगा, यमुना जैसी अनेक नदियां जो वर्ष भर लोगों को जल और जीवन देने का काम करती हैं। और मैं कहता हूं, जब भी मैं कभी किन्हीं स्थानों पर गया हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कि भाई वहां पर कितने डेस्टिनेशन है पवन जी।
आप जैसे जो हमारे बहुत सारे अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छे गुणने वाले हैं, लिखना अलग बात है, गुणना अलग बात है। तो तब मैं उनसे कहता हूं कि आप कितने स्थान जानते हैं हमारे राज्य के? वो कहते हैं हम कुछ स्थान जानते, देहरादून जानते हैं, हरिद्वार जानते हैं, ऋषिकेश जानते हैं, कुछ लोग चक्राता की बात करेंगे, कुछ औली की बात करेंगे, कुछ हमारे हरसिल की बात करेंगे। उधर चले जाओ तो नैनीताल, रामनगर, मुंशियारी, कौसानी, बेरीनाग, और देव स्थानों की बात करेंगे तो चार धामों की बात करेंगे, हेमकुंड की बात करेंगे। उधर जाएंगे तो आप पूर्णागिरी की बात करेंगे, जागेश्वर धाम की बात करेंगे, आदि कैलाश की बात करेंगे, गिरजिया माता का स्थान है रामनगर में, वहाँ की बात करेंगे, धारी देवी का नाम लेंगे, सुरकंडा मैया का नाम लेंगे। मैं कहता हूँ बस इतने ही? कितने गिन पाए आप? 50 भी नहीं हुए होंगे। ऐसे स्थान हमारे यहाँ हजारों हैं, और जिधर आप जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, नया स्थान दिखाई देगा। फिल्म डेस्टिनेशन वाले आते हैं हमारे पास, वेडिंग डेस्टिनेशन वाले आते हैं। हम कहते हैं कि आप जहां जाइए वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपको फिल्म के लिए माहौल मिलेगा, आपको वेडिंग के लिए माहौल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हर प्रकार से एक आध्यात्मिक वातावरण, सुकून देने वाला वातावरण, ऊर्जा से ओत-प्रोत वातावरण, और साथ में अच्छा पर्यावरण। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा यहाँ का जो मॉडल है वो कहते हैं इकोलॉजी, इकोनॉमी, और साथ में अब टेक्नोलॉजी, साथ में इनोवेशन। सिंह रावत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेष शिक्षा के तहत 42 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार की शिक्षा नीति का दम दिखाया। ऐतिहासिक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने साफ संदेश दिया कि अब नियुक्ति के साथ जिम्मेदारी भी तय होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि प्रदेश का भविष्य गढ़ना है। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अभी हम जितने विकलांग बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं या जो स्कूल किसी कारण नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कल 69 टीचरों की नियुक्ति हमने कल गढ़वाल में दी है, और आज 42 टीचरों की नियुक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। ये टीचर जो है सब्जेक्ट टीचर से अलग रहेंगे, और ये खाली उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे की विकलांग हैं। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत विकलांग है तो स्कूल में नहीं आ सकता है तो घर जाके भी उसकी पढ़ाई होगी, ताकि कोई भी उत्तराखंड का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल न पढ़ पाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के युवाओं के प्रदर्शन को लेकर किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का घेराव किया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब महेंद्र भट्ट की जुबान फिसली हो। अगर महेंद्र भट्ट अपनी टिप्पणी को गलती मानते हुए माफी मांग लेते तो विवाद यहीं खत्म हो जाता। मैंने ये बात कही है कि महेंद्र भट्ट जी तत्काल माफ़ी मांगें और ये कहें कि भाई ये मेरी जुबान फिसल गई, जैसे भी जो भी उनको बोलना है बोलें। उनका मैंने बयान देखा, उन्होंने अभी ये कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो गलती करो ऊपर से बोलो नहीं मैंने तो गलती की नहीं। भाई ठीक है, इंसान है, गलती हो गई, उसको बताएं। मैंने तो कल ही उनको रास्ता दिखा दिया था। अगर वो थोड़ा भी उनमें अगर विवेक होता तो वो उस विवेक का इस्तेमाल करके मेरे दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ के बात खत्म करते। लेकिन अगर वो ऐसा कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो उन पर लोग हावी होंगे। और मैंने कहा है युवाओं से कि अगर वो नहीं मांगते माफ़ी तो निश्चित रूप में फिर
लोकतंत्र में जो होता है वही होगा, उनके घर का घेराव किया जाएगा, लोग करेंगे उनके घर का घेराव। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार फिर से बहुत तेज हो गई है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है और ये कहा है कि लगभग सभी 13 जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखा भी जा रहा है कि कई जगह पर भारी से भारी बारिश होने के कारण कई जगह पर मार्ग भी बाधित हो गए हैं। जलभराव की स्थिति भी है, भूस्खलन भी कई जगह पर हुआ है, जिस कारण ये देखा गया है कि जो लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनको जद्दोजहद का सामना भी करना पड़ रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो यात्रा मार्गों को देख करके ही सुरक्षित यात्रा करें, यानी कि मौसम का मिजाज पहले भांप लें। हालांकि उत्तराखंड में इस समय बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं जो कि चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं या फिर पर्यटन के क्षेत्र में घूमने आ रहे हैं। ऐसे में सभी से अपील की गई है कि वो सतर्कता जरूर बरतें। साथ ही प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री तक तमाम लोग जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से समीक्षाएं भी कर रहे हैं और मौसम जब बिगड़ रहा है तो उसको लेकर दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, जो बड़ी परेशानी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल है। हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अभी तक हुए अपनी विधानसभा में हुए कार्यों को भी गिनाया। इस दौरान विनोद चमोली ने कहा कि धामी सरकार ने इन 5 सालों में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगभग 4-4.5 साल का जो कार्यकाल आपका इस बार का पूरा रहा, किस तरह के विकास कार्य आपको लगते हैं कि विधानसभा में हुए हैं और कौन सी बड़ी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे आप गिनाना तो चाहेंगे सर इन 4.5 सालों में? अब सिर्फ 4.5 साल मेरे क्यों गिन रहे हैं? मेरे 40 साल क्यों नहीं गिन रहे हैं सर? कि ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ 4.5 साल के लिए विधायक बना हूँ। पिछले 40 साल से मैं शहर में सेवाएं दे रहा हूँ, चाहे पार्षद के रूप में रहा हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में रहा हो, चाहे 2 बार मेयर के रूप में रहा हो, दूसरी बार ये विधायक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो लगातार काम करने के नाते बहुत सारे काम ऐसे मेरे हाथ से हुए हैं जो आज शहर में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा काम जिसको मैं एक आधार मानता हूँ धर्मपुर विधानसभा का, जब मैं विधायक बन के धर्मपुर विधानसभा में गया था तो लगभग आधा विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र होता था। तो ग्राम सभाएं होती थी जहाँ पर धन की पर्याप्त व्यवस्था विकास के लिए नहीं होती थी, तमाम दिक्कतें लोगों की थी। तो जो सबसे बड़ा बुनियादी काम मैंने किया, जो आज एक आधार बना हुआ विकास का, वो ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र था वो सब नगर निगम का हिस्सा बना। तो लगभग 1.25 साल 1.5 साल में एज ए मेयर भी मैंने काम किया, एज ए विधायक भी काम किया। तो वो विकास का एक बहुत बड़ा आधार साबित हुआ। और उसके बाद वो तमाम शहरी योजनाएं जो एक शहर में चल रही होती है वो सब उन क्षेत्रों में चल पाई। जिसमें मैं मानता हूँ कि एडीपी के माध्यम से सब 6 वार्डों में मेरा काम चला, जिसमें सीवरेज का काम आज भी चल रहा है। सीवरेज का है, पानी का है, रोड्स का है, 75 ड्रेनेज का है। 6-6.5 वार्डों में मेरा काम चल पड़ा, जिसमें देरा खास में तो ऑलरेडी सीवर की कनेक्टिविटी होकर वो चल पड़ा, क्योंकि पहले से बाईपास में सीवर पड़ा हुआ था, उससे इसको कनेक्ट किया। एक बड़ा काम मैं उसको मानता हूँ, उसमें कई 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसी तरह आरओबी का काम था जो बहुत लंबे समय से 25 साल से पेंडिंग चल रहा था, आज वो लगभग अंतिम चरण में है। तो मुझे ऐसा लगता है सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हम उसको चालू कर चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा काम था। एक आपको ध्यान में होगा कि बाईपास का काम अधूरा था पहले, और वो न्यायालय में कुछ मामले चल रहे थे जिसके कारण वो बन नहीं पा रहा था। उसका भी समाधान हुआ, बाईपास का काम भी पूरा हुआ। आईएसबीटी पे जलभराव की स्थितियाँ रहती थी, वो भी ठीक हुई। तमाम क्षेत्र में सड़कें चौड़ी हुई, जैसे टर्नर रोड चौड़ा हुआ। अभी बंजारा वाला हम लोगों ने इंक्रोचमेंट लगाया, वो चौड़ा हो रहा है, क्योंकि वहाँ एडीबी का काम चला, उसके बाद चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। आपका जो मेवाला वाला क्षेत्र है, जो मेन रोड थी, उसके चौड़ीकरण का काम हम लोगों ने इस बीच में किया है। तो बड़े काम गिना रहा हूँ जी, ऐसा हुआ है। ऐसे ही पेयजल के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी चली हैं, क्योंकि पेयजल का भी एक बड़ा संकट इन क्षेत्रों में था। तो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 75 करोड़ की लागत लगभग रही है, जिसमें पेयजल की समस्या का समाधान हुआ। बाकी अभी और भी हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे हम काम पूरा कर रहे हैं तब तक नए क्षेत्र डेवलप हो जा रहे हैं, तो उनको भी हमको फिर योजनाओं से आच्छादित करना पड़ता है। तो
आगे भी हमारी योजना उसमें चल रही है। पेयजल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, सीवरेज के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी काम चल रहा है। और जैसे आपका सुभाष नगर है, सुभाष नगर में बहुत दिक्कत पेयजल की थी, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। लेकिन वर्तमान में 27 करोड़ की लागत से मेरा शायद आज ही उसकी टेक्निकल बिड खुलेगी, उसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है, वो हम कर रहे हैं। भारोवाले में हमने कैंट एरिया में हमने पहले भी कुछ क्षेत्र को लगभग 13 करोड़ की लागत से वहाँ पर पानी की लाइनें डाली, ओवर टैंक ट्यूबवेल वगैरह बनाए। अभी 18 करोड़ की लागत से बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र है उस पर मैं काम कर रहा हूँ इस समय पेयजल के क्षेत्र में। तो नमामि गंगे के माध्यम से हमने बहुत जो नदी के तट थे, सुसवा के और आपके रिस्पना के, जो लोगों का सीवेज का जो पानी था उसमें बहता था, उसके लिए भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, उस पर भी हम लोगों ने करोड़ों रुपये लगाए, काम चला है। आने वाले समय में सुभाष नगर में टर्नर रोड पे और जो कैंट वाला एरिया है जी। इस पर हम सीवरेज का प्लान लेके आ रहे हैं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक की योजना जहाँ चली हमारी, यहाँ पर मे वाला, पिथु वाला, मॉबे वाला, ये जो बेल्ट है हमारी, इस बेल्ट में वहाँ पर भी सीवरेज का जो हमारा प्लान है पाइपलाइन में, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो बहुत काम है क्षेत्र में बीच में हुआ। और सर अगर समस्याओं की बात करें, कौन सी ऐसी बड़ी समस्या अभी भी आपको लगती है कि ये रह गया है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है? ठीक है, हम लगातार काम में लगे हुए, जैसे पानी का ही है, ये प्रोसेस में है। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पाइपलाइन में है, जी। उनका भी समाधान हम कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ समस्याएं हमेशा ख़त्म नहीं होती हैं। जब जहाँ तक हम विकास कार्य कर पा रहे हैं तो कुछ क्षेत्र छूट जाते हैं, नए क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं, उनको भी हमको उसमें सम्मिलित करना पड़ता है। तो हम ऑलमोस्ट इस काम में लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ काम ठीक दिशा में बढ़ रहा है। सर बढ़ती आबादी के साथ क्या कुछ विज़न आप लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि धर्मपुर में आप भी जान रहे हैं कि आबादी पिछले सालों की तुलना में काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है। अब आबादी बहुत बड़ी है और उससे हमारा काम भी बढ़ा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब तक हम एक काम खत्म करते तब तक कुछ नए क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं, जी। फिर वहाँ हमको काम करना होता है। तो काम समाप्त नहीं हो रहा है, काम लगातार चल रहा है और आबादी को आप रोक नहीं सकते, आबादी तो आएगी, डेवलपमेंट प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, वो होगा, लोग आएंगे, घर बनाएंगे, नए क्षेत्र विकसित होंगे, लेकिन आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा ताकि लोगों को समय से सुविधाएं मिल सके। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसमें एक बड़ा पार्ट प्ले करता है कि जो सरकार से हमारे जो भी संसाधन हैं, सरकार से हैं, एमडीडीए से हैं, नगर निगम से हैं, हमारे अपने विधायक, इनका एक इसको ठीक प्रकार से इसका नियोजन करके और क्षेत्र में लगाएंगे तो क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा। और मैं उसी प्रोसेस पे काम करता हूँ, क्योंकि निगम में मेयर रहने के नाते थोड़ा सा मेरा माइंड सेट भी नियोजन का है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और इसके कारण वह काम भी ठीक प्रकार से हो पा रहा है। सर युवाओं के रोजगार के लिए किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं और पिछले सालों में किस तरह के प्रयास आप लोगों ने किए? देखिए, युवाओं में रोजगार के लिए विधायक स्तर पर अलग से कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो सरकार की योजना है उनसे युवाओं को जोड़ने का प्रयास होता है। जी। जैसे मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मेरे यहाँ लोन लिया, जिससे कि उन्होंने अपने व्यवसाय खड़े किए। स्टार्टअप में बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। आपका जो स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं, जो लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं सहयोगी बनते हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को पहुँचाने का प्रयास करते हैं, उसमें हम लोग लगे रहते हैं। ये धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो विनोद चमोली जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। सरदारपुर गांव के पास 3 युवकों पर अन्य कुछ युवकों ने फायरिंग और मारपीट कर दी। इस दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नगर एरिया में एक फायरिंग की सूचना है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल पर जाके पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम गगन है, उसके पैरों पे गोली लगी है। उसकी कंडीशन को देखते हुए उसको तत्काल ही हायर सेंटर रुद्रपुर के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया है जो इनकी शिनाख्त करेगी और बहुत ही जल्दी इनकी गिरफ्तारी। खबर
उत्तरकाशी के डुंडा से है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को उफनती भागीरथी नदी के किनारे ले जाकर पढ़ाई शुरू कर दी और फोटो खिंचवाई। वहीं ग्रामीणों ने देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद टीचर और बच्चे वापस लौटे। ग्रामीणों ने लापरवाही पर स्कूल टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि वर्तमान में नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और मनेरी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। जो ये वीडियो दिख रही है आपको पीछे, यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे और एक मैडम एक टीचर था और वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, शासन प्रशासन? क्या वो यहाँ पे बैठे रहे हमारे लिए? है ये तो वहाँ के अध्यापकों को सोचना चाहिए ना कि हम इस बरसात के महीने अब नदी किनारे कौन सी क्लास लगा रहे हैं। ये सभी अभिभावकों के लिए एक ऐसी घटना है कि उन्हें भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और उनके गुरुजी लोग क्या कर रहे हैं। के साथ हरिद्वार में भी संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गौ हत्या पर कठोर कानून बनाने की मांग उठाई। संतों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम जितेंद्र कुमार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर इस बार भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन करने और आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हमारा उपनिषद कह रहा है, हमारा शास्त्र, हमारा पुराण, समस्त हमारा सदग्रंथ कह रहा है कि गौ हमारी माता है, परंतु आधुनिक संविधान में कहाँ है हमारी गौ माता का स्थान। इसलिए दुख होता है। और इस प्रकार से ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस प्रकार की अशोभनीय बात करेंगे तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। जी, गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत हमारे भारत के समस्त जिला कार्यालय पर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि ससम्मान, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं, पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि हमारी गौ माता को सम्मान जो वेदों ने दिया है, जो पुराणों ने दिया है, हमारे ऋषियों ने दिया है, वो हमारी परंपराओं ने दिया है, वो सम्मान हमारी गौ माता को मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।